नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते सर्वधिनामिलाय। ज्ञान रूप अकूत संपत्ति से संपन्न धनी को अंतर के चक्षु खोलो। स्थूल चक्षु से देखने की जो हमें आदत और कुटेव लग गई है, उस आदत को, कुटेव को तजो। स्थूल दृष्टि को तजो, सूक्ष्म दृष्टि को डेवलप करो। दृष्टि को पैनी करो, पैनी। तात्पर्य, इन चमड़ी की आंखों से आज तक हम देखते आए हैं, एक नई सोच डेवलप करके नई निगाह से वस्तु को देखने की कोशिश करो। चमड़े की आंख के अलावा वो कौन सी आंख है जिसके द्वारा वस्तु को देखा जा सकता है? ज्ञान के चक्षु, जिसे हमारे ग्रंथों में प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तभी तो मैं ये कह रहा हूं, दृष्टि को पैनी करो। दृष्टि को पैनी करने का तात्पर्य आम जनों को जो दिखता है उससे हटकर, उससे थोड़ा ऊपर उठकर वस्तु को अलग प्रकार से देखने का नजरिया जिस दृष्टि से हो सकता है, ऐसे तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से वस्तु को निहारो। मैं जानता हूं आप लोग अभी भी बहुत कम समझ पा रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं आगामी आने वाले 5 मिनट शायद आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। बट ये सोचकर गाफिल नहीं होना, क्योंकि समझने की भूमिका आपकी प्रारंभ हो चुकी है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। जो जो आंखों से दिखता है वो सब सत्य होता है, ऐसा नहीं होता। एक, और जो जो आंखों से नहीं दिखता है वह सब नहीं होता है, अर्थात आज मैं कहूंगा झूठ होता है, ऐसा भी नहीं। फिर से, जो जो आंखों से दिखता है वह सब सत्य, और जो जो आंखों से नहीं दिखता है वो असत्य, ऐसा नहीं। मैं टेक्निकल वर्ड्स में बात करता हूं। जो जो आंखों से दिखता है वो सत, और जो जो आंखों से दिखता ही नहीं है वो असत। इस दृष्टि को तजो। इस दृष्टि को तजने के लिए आपको पैनी दृष्टि से, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु से देखना पड़ेगा। आज आगामी 4 प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी है, उसकी मैं भूमिका जमा रहा हूं। यह सेशन एक मार्वेलस सेशन होगा, आई ओपनिंग सेशन होगा। आपको एक दृष्टि मिलेगी, वस्तु की तरफ कैसे देखा जाता है। वो कबीर का दोहा है ना, जब आंख खोलता हूं तो सपन दिखता है, जब आंख बंद करता हूं तो अपन दिखता है। वो खुली आंख में वे नजारे कभी नहीं दिख सकते जो बंद आंख में दिख सकते हैं। मैं उन नजारों की बात कर रहा हूं। और आंख खोली के नजारों पर कब तक विश्वास करोगे? कभी ना कभी अंधत्व तो आपको घेर लेगा ही, कभी ना कभी दर्दनाक अंधकार में आपको धकेला जाएगा ही। दर्दनाक अंधकार का तात्पर्य 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि पर्याय में तो वैसे ही जाना पड़ेगा। जिसके पास प्रज्ञा छैनी है, प्रज्ञा चक्षु है, ज्ञान की दृष्टि है,
वो भले ही बाहर से अंधा हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई दफे कहा है, हेलन केलर, डोंट क्राई फॉर मी फॉर आई एम ब्लाइंड, क्राई फॉर दोज हु डोंट हैव प्रॉपर विजन। मरते समय हेलन केलर ने यह भी कहा था, ओ द वर्ल्ड, द लाइफ हैज बीन सो ब्यूटीफुल फॉर मी, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, बट all the most beautiful things in the world can't be experienced by our organs. We can neither touch them nor smell them. हम ना छूकर समझते हैं, ना सूंघ कर समझते सकते हैं सौंदर्य को। This beauty can just be experienced by our knowledge. जो वो कह रहे वही मैं कह रहा हूं। मैं दो बातें कह रहा हूं, जो जो दिख रहा है वो सब सत, ऐसा नहीं। जो दिखता नहीं वो सब असत, ऐसा भी नहीं। इसीलिए आंखों पर बहुत भरोसा मत करो। इसीलिए मराठी की एक बहुत गजब की कहावत है, बोलिएगा जरा भी, दिसतं तसं नसतं म्हणून तर जग फसतं। इंग्लिश की एक बढ़िया कहावत है, बोलिए जरा, all that glitters is not gold. There is always the greenery on the other side. दिसतं तसं नसतं। कितने जन ने कहावत सुनी है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। काफी टाइम आप लोगों का ज्ञान में गया है ना, बात यह है। और उसका सफाया करने में भी मुझे बड़ी भारी ताकत लगती है। मैं तो इतना ही भाग्य मानता हूं आपका, कम से कम आपके माता पिता ने यहां तो लाकर दाखिल किया, इतना तो अच्छा किया। मैं तो न जाने कब ये आंखें खुलती आपकी, क्या ऐसे ही चले जाते क्या मालूम। मैं आपको 10वीं 11वीं सदी में ले चलता हूं। ये वह टाइम था जब धारा नगरी को सुशोभित करने वाले एक माइटियर राजा थे। बोलो, राजा भोज। इस नाम को कभी भूलेंगे नहीं जीवन में। राजा भोज रात के 2 बजे अपने शयन कक्ष में, शयन कक्ष समझते हैं बच्चों? क्या है शयन कक्ष मतलब? बेडरूम। इन्हें एक पॉइंट दे दो भाई। बेडरूम में बेड पर राजा और रानी रात के 2 बजे। मैंने इतना ही कहा तो आपको कैसे विचार आ गए क्या मालूम। दिमाग में जो है वही आदमी सोचता है। और रात के 2 बजे राजा भोज क्या कर रहे होंगे पत्नी के साथ, रानी के साथ? आपको क्या लगा है क्या कर रहे होंगे वे? सो रहे होंगे। एक सिंपल बात है, ठीक है। बहुत सहजता से उत्तर दिया अर्णव ने। बहुत मीठी आवाज है भैया तुम्हारी, क्या बात है, मीठी आवाज है इस बच्चे की। वैसे बच्चे मीठे ही होते हैं और छोटे बच्चे मीठे मासूम ही होते हैं, ठीक है। क्या कर रहे होंगे वे रात में? आपको क्या लग रहा है? सो रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है? सो रहे होंगे। अभी मैं 10 जनों को क्यों पूछूं? क्योंकि एक ने कहा है तो हमको सबको कहना ही है। बोलिए आप। आपकी दृष्टि है ना अद्भुत, इसलिए आप वो सोच सकते हो। राजा भोज अपनी रानी के साथ तत्व चर्चा में संलग्न है। वैसे तत्व चर्चा नहीं कहूंगा मैं प्योरली, बट राजा भोज स्वयं एक दार्शनिक थे, एक साहित्यिक थे। साहित्यिकों की, दार्शनिकों की, विद्वानों की, कवियों की, स्कॉलर्स की पूजा करते थे, प्रतिष्ठा हुआ करती थी उनके दरबार में। फिर कभी विशेष चर्चा करूंगा। आज मैं इतना ही कहूंगा, अचानक वो गुनगुनाने लग गए,
देखो ना मेरा ऐश्वर्य कितना है, ए रानी, मेरा ऐश्वर्य तो देखो कितना है। कितनी सुंदर सुंदर देवांगनाएं समान मेरी पत्नियां हैं। लोगों के चित्त को हर दे ऐसी सुंदर सुंदर मनोरमाएं लेकर बैठा हूं मैं मेरे पास सैकड़ों में। चेतो हरा युवतय सुहृदो नुकूला। और भाई बंद, रिलेटिव्स, नाते रिश्तेदार खूब है मेरे। थोड़ी भी प्रतिकूलता की आहट मुझे छूने के पहले उनको छूकर चूर चूर हो जाएगी। सद बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। और ये हाथी, ये घोड़े, ये ताम, ये झाम, ये नौदल, मेरी चतुरंगिनी, मेरी सतरंजिणी सेनाएं, वल्गन्ति दन्ति निवहा तरला स्तुरंगा। ओ मेरी शांत शौकत, रुक गए। वसंत तिलका के छंद में 4 लाइन्स होती है बच्चों, और वे आशु कवि थे। किसी की लिखी हुई नहीं बोल रहे थे, तैयार कर रहे थे वहां पर। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। रुक गए, रुक गए तो चौथी लाइन एक आई, तम्मीलिते नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। हे राजन, ये वैभव जब तक आंख खुली है तभी तक है। आंख बंद, वैभव गायब। आवाज कहां से आई आवाज? ढूंढ कर देखा, उसी पेड़ के नीचे चोर आकर बैठा था। रात भर राह देख रहा था, राजा सो जाए तो हाथ साफ कर लूं। उनका राज्य इतने कवियों से भरा था। सुन लिया उन्होंने, एवरीथिंग इज फेलिंग, सब असत है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। अरे यार, धिक्कार है इन हाथियों पर, इन घोड़ों पर, इन नातों पर, इन रिश्तेदारों पर, इन देवांगनाओं समर पत्नियों पर। क्या करूंगा मैं इनको लेकर? 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। नहीं नहीं, इससे तो काम नहीं होगा। दीक्षित हो गए, विरक्त हो गए। ये सब असत है। जो आंख से देखते हो आप लोग, वो सब असत है। क्योंकि सत है वो आंखों से दिखता नहीं है। कितने जन मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं? अभी आपको समझने की विशेष बात अभी प्रारंभ होगी। वैसे आपको याद आ रहा होगा, सत द्रव्य का लक्षण कहा था, और सत, मैं कह रहा हूं आंखों से जो दिख रहा है वो सब कुछ सत नहीं है। जो दिख रहा है वो सब असत के दर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब आपको जो दिख रहा है वो द्रव्य नहीं दिख रहा है। मुझे इतना ही कहना है आपको। जो दिख रहा है वो द्रव्य नहीं दिख रहा है। पहली बात तो जो दिख रहा है वो पुद्गल, वो द्रव्य तो नहीं दिख रहा है आपको। तो वो क्या है? आइए आज इसकी खोज में हम लग जाते हैं। कल्पना कीजिए, कागज लीजिए आप। कागज के टुकड़े कर लीजिए। कागज को देखने पर आपको कितनी वस्तु दिख रही है? एक। उसके टुकड़े कर लीजिए, और बारीक, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा। हाथ में छोटा टुकड़ा आपके है। अब इस टुकड़े को, यद्यपि आप उसका विभाग आप कर नहीं सकते, बट अब
अनुमान कर सकते हैं कि काश मेरी उंगली और छोटी होती, कोई टूल होता पैना मेरे पास, तो मैं इससे भी पतला कर सकता होता। भले ही आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इमेजिनेशन के वर्ल्ड में मेरे साथ चलिए, कल्पना लोक में थोड़ा सोचने की कोशिश करें। जिसे आप इतना सा कण देख रहे हो ना, वो माइक्रोस्कोप में देखिए तो आपको पता चलेगा इसके तो 1000 टुकड़े हो सकते हैं। जो हाथ में लिया हुआ कागज दिख रहा था वो उतनी साइज का, तो इसमें दिख रहा है माइक्रोस्कोप में। इससे बात नहीं है कि हम टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है। टुकड़े कौन करे हम नहीं जानते, लेकिन गुंजाइश है। अब और करते जाइए बारीक बारीक टूल से। फिर जो एकदम माइन्यूट पार्ट बचा है उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में डाल दीजिए, उसमें आप देखेंगे फिर बड़ा का बड़ा कागज दिख रहा है आपको। फिर बारीक से बारीक टुकड़े कर लीजिए, फिर और भी कोई सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो लेटेस्ट रिसेंटली डेवलप्ड होंगे और भी सूक्ष्म देखने वाले, अब उनको ले लीजिए तो उसमें वो और बड़ा दिखने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई ज्यादा मेगापिक्सल वाले लेंस से आप टेलीस्कोप से देखते हो, तो यहां से हजारों किलोमीटर दूर के तारे भी ऐसे दिखते हैं जैसे बिल्कुल सामने हो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आप कल्पना करिए, उसके विभाग करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक पॉइंट ऐसा आएगा आप कर तो नहीं पाएंगे विभाग। अनुमान से कर रहे हैं, अनुमान से, ज्ञान से। लेकिन अनुमान से ऐसा जानने में आता है कि ऐसा कोई पॉइंट होगा तो जो इंडिविजिबल होगा, जो अविभागी होगा, माइन्यूट अंश होगा, लेकिन बेशक वो आंखों से कभी नहीं दिख सकेगा। किसी के भी आंख की ताकत नहीं होगी कि वो उसको देख सके। इतना माइन्यूट पार्ट होगा वो, ये अनुमान से हमने जाना। हमारे पिता के पिता के पिता के पिता को देखा है हमने, लेकिन वे थे कि नहीं? कैसे जाना? अनुमान से। कैसे जाना? अनुमान। गेस्टिकुलेशन, गेस्टिकुलेशन। अनुमान ज्ञान है, अनुमान से जाना। ठीक उसी प्रकार हम अनुमान से जान सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पार्ट, एक अविभाज्य अंश हो सकता है जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। एकदम सूक्ष्म पुद्गल। हम तो आंखों से नहीं देख सकते। अरे आंखों से तो कोई भी नहीं देख सकेगा, क्योंकि आंख की सामर्थ्य ही नहीं है वहां तक पहुंचने की। लेकिन ज्ञान की सामर्थ्य है। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। सूरज की किरण भी जहां नहीं पहुंच सकती, कवि तो वहां तक भी पहुंच जाता है। किसके जरिए पहुंच जाता है? कोई उत्तर देगा? आधा पॉइंट सबको चढ़ा दो भाई। ज्ञान के जरिए, कल्पना शक्ति अमाप है। हम नहीं सही, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा जरूर जानते होंगे इसको। उसे हमारे ग्रंथों में टर्म दिया है परमाणु। वह पुद्गल का अविभाज्य अंश है। पुद्गल का वह अविभाज्य अंश जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। जो ये सब दिखता है आपको, ये सब परमाणुओं का क्लस्टर फॉर्म है। क्लस्टर, एक बॉन्डेज ऑफ सो मेनी परमाणु, उसे कहते स्कंध। इस प्रकार हमने देखा पुद्गल के दो भेद है, परमाणु और स्कंध।
वैसे स्कंद का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, कोई बताएगा? पेड़ के तने को स्कंद कहते हैं। उसे भी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी बहुत मोटा होता है। स्कंद मतलब एक गट्ठे जैसा, एक बंडल जैसा, ह्यूज थिंग, इसलिए उसे स्कंद कहते हैं। आई थिंक संस्कृत में कंधे को भी स्कंद कहते हैं, देखना चाहे। खैर, स्कंद मतलब कलेक्शन, so many परमाणुस coming together to form a particular bond। केवल साथ आना नहीं, इस प्रकार साथ आना कि एक वस्तु है ऐसा भाषित हो, ऐसा जुड़ जाना, उसे कहेंगे स्कंध। परमाणु जोड़ते जाओ स्कंद होता है, परमाणु स्कंद बिखरता जाए परमाणु होता है। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का एक सूत्र है बच्चों, बड़ा सा प्रसिद्ध सूत्र है, 25वां सूत्र देख लीजिए। वहां लिखा है अण्वा स्कंदाश्च। कितने जन को मिल गया? हाथ जरा ऊपर करिए, बहुत तो बढ़िया। कहना चाहते पुद्गल के 2 प्रकार है, अणु और स्कंद। जिसे अणु कह रहे हैं उसी को मैं परमाणु कह रहा हूं। मैंने जो भूमिका जमाई थी उसका तात्पर्य भी मैं बता देता हूं आपको बच्चों। जो भी दिखता है वो असत है, ऐसा मैं प्रारंभ में कह रहा था। जो भी दिखता है सब झूठा है, ऐसा मैं कह रहा था। ध्यान रखना, जो भी दिखता है वो नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। और झूठा भी है, क्यों कह रहा हूं वो भी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन द्रव्य वह परमाणु है, वही सत है। और ये जो दिख रहा है आपको, वो एक द्रव्य नहीं दिख रहा है आपको, वो अनेक द्रव्य का एक पिंड दिख रहा है। वे अनेक द्रव्य ऐसे दिखते जैसे एक ही वस्तु है ये। इसीलिए उसे मैं असत कह रहा हूं। असत का अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं। कुछ अन्य मतियों ने एक ब्रह्म, कोई आगे के बात बोलेगा, एक ब्रह्म, आप भी बोलेंगे और कोई बोलेगा, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म ही है, बाकी कुछ नहीं है। ब्रह्म मतलब एक आत्मा ही है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। अरे ये गाड़ी है, बिल्डिंग है, ये सब बच्चे बैठे हैं सब, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब ब्रह्म है। ऐसा अन्य मति कहते हैं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ नहीं है, मैं ही हूं। क्या ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, क्या कहते हैं वे? एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, मिथ्या झूठा है। आपने ये सुना होगा कभी किसी के मुख से, ये बीवी बच्चे मकान दुकान सोना चांदी शान शौकत ऐश्वर्य शोहरत गाड़ी बंगला BMW आदि आदि, ये सब माया है, सब मोह माया है। कितने जन ने सुना है? और माया मतलब झूठा, झूठा माया भी कहते ना, माया भी कुछ होता ही नहीं है। ये जितने भी अन्य मति कह रहे ना, हमारे अन्य दर्शन वाले, वे सिर्फ यही कहना चाहते ये सब असत है। उसका अर्थ कैसे लगाना ये तो मैं अभी बताने वाला हूं। हमारे बौद्ध भाई है, उन बौद्धों में एक महायान है। जैसे
जैनियों में दिगंबर और श्वेतंबर है, वैसे बौद्धों में महायान और हीनयान है। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता। महायान में एक शाखा है शून्यवादी की। उस शून्यवादी ये मानते हैं जो भी कुछ है सामने दिख रहा है वो सब कुछ भी नहीं है, सब असत है, सब असत है। जैसे जल का बुदबुदा हाथ लगाने जाओ और वो कुछ भी तो नहीं रहता। जैसे आकाश में, बेटा आपका ध्यान नहीं है, इस तरफ देखिए, नीचे मत खेलिए। समझ में नहीं आ रहा हो इतना तो समझ सकता हूं, लेकिन समझने की आप कुछ कोशिश ही ना करो, ये मैं नहीं समझ सकता। चंद्रमा में आपको कुछ लगा वो हिरण, अरे यार हिरण है वो तो, अरे वो दिख रहा है कुछ भी नहीं है। अरे वो बादलों को देखो, अरे महल बन गया बादलों का, अरे वो देखो वो क्या विमान बन गया बादलों में, अरे कुछ नहीं है वो। मिला भी जाते हैं, एकत्रित भी हो जाते हैं, बादलों का यही नजारा है। ये तो तुम देख रहे हो वैसे दिख रहा है कुछ भी नहीं हुआ, सब बाजीगरी है। ये सभी लोग ये कहते हैं ये सब मिथ्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब असत है, ये सब माया है। ऐसा जो कह रहे सब जैनी लोग ये कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये झूठा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वे है तो, बट तुम्हारे हाथ लगेंगे ऐसा नहीं है, वो तुम्हें सुखी कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, वे तुम्हारे कभी हो सकेंगे ऐसा नहीं है, उनके वादों पर तो तुम भरोसा करो ऐसा कुछ नहीं है। आपके कहलाने वाले माँ, कहलाने वाले पिता है तो है, बट वे आपके कभी काम आएंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पापा आपके काम आ सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? परमार्थ से आ सकते हैं। मान के चलो आपको सिर दर्द होने लग जाए, आपके पापा क्या कर लेंगे? दाब सकते, लेकिन मतलब मुझे से ना, दुख मुझे से ना। और उस दबाने से भी, अरे बड़ी बड़ी गोलियां, बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी हतबल हो जाते हैं, उनकी कुछ भी नहीं चलती है। अस्पताल में से लाशें बाहर निकलते समय देखा नहीं है क्या? डॉक्टरों को निपटते देखा नहीं है क्या? डॉक्टरों के घर मातम मचते देखा नहीं है क्या? जिस घर में 4-4, 5-5 डॉक्टर हो, तो डॉक्टर हो गए मतलब क्या हो गए भैया? तुमने कहीं कोई वरद पा लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमार्थ से कहलाने वाले आपके जो व्यवहार से कहलाने वाले माता पिता परमार्थ से कुछ नहीं है आपके लिए, ना है सहायक है ना है बाधक है। आपकी निजी समस्या को आपको ही टैकल करना पड़ता है। बच्चा टेंशन में, माँ बाप क्या कर सकते, उसको समझाते हैं क्यों टेंशन लेता है, लेकिन टेंशन में मरना हो तो मर, क्या कर सकते हैं? हमें तो तरह से आता है। परमार्थ कितने जन समझ रहे? परमार्थ, परमार्थ का अर्थ कौन बताएगा? परमार्थ का अर्थ सत्य, अर्थ वास्तविक। और व्यवहार तो लोग व्यवहार कहने का होता है। तो जैनी ये नहीं कहते कि ये कुछ नहीं है, जैनी इतने ही कहते हैं इनसे दिल लगाना मिथ्या है, इनसे दिल लगाना झूठा है। झूठा है सब जग व्यवहार। जग को झूठा नहीं कहा हमने, जग के प्रति जो तुम्हारा व्यवहार है, ये मेरे काम आएंगे, मैं इनके काम आऊंगा, ये सब झूठा है। तुम्हारा दिल लगाना झूठा है, तुम्हारी मोहब्बत झूठी है इसके प्रति।
तात्पर्य, यह सब असत है का तात्पर्य यह नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बट मैं मेरी बात को अभी आपके गले उतर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यह सत नहीं है, मतलब यह एक द्रव्य नहीं है। यह पुद्गल, यह पुद्गल जो दिख रहा है वो एक द्रव्य नहीं है, इसलिए उसको असत कहा जा रहा है। और सत एक द्रव्य का लक्षण है, एक द्रव्य का लक्षण है, और वह सत परमाणु है पुद्गल का, स्कंद नहीं है। स्कंद नहीं है ये नहीं का अर्थ उसका, मैं ये कह रहा हूं सत का अर्थ यहां पर शाश्वत। स्कंद असत है मतलब स्कंद नहीं है ऐसा नहीं, बट स्कंद शाश्वत है ऐसा नहीं। स्कंद असत है मतलब शाश्वत नहीं है, क्योंकि स्कंद बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। इसलिए दार्शनिकों को कहना पड़ा आम ये सत है क्या असत है? असत क्यों है? असत का अर्थ क्या नहीं लेना और क्या लेना कौन बताएगा? बोलो। आम असत है का तात्पर्य आम नहीं है ऐसा नहीं, वो है तो शाश्वत है ऐसा नहीं। आज आम दिख रहा है, कल बिखरेंगे उसके परमाणु, अन्य रूप परिवर्तित हो जाएंगे, वातावरण के परमाणु रूप हो जाएंगे। मिलना बिछुड़ना चलता है, पुरन गलन चलता रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता रहता है, फ्यूजन फीजन चलता रहता है। कितने जन समझ रहे हैं? फ्यूजन फीजन कितने जन ने नाम सुने हैं? फ्यूजन फीजन साइंस में एटम बॉम्ब नाम कितने जन ने सुना? एटम बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब कितने जन ने सुना है? हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब में क्या अंतर है, कोई बताएगा? हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है फ्यूजन से, परमाणुओं को जोड़ जोड़ कर एक शक्ति क्रिएट की जाती है, वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। एटम बॉम्ब स्कंद को टुकड़े बिखेर बिखेर कर एकदम एटम तक लाया जाता है। एटम मतलब अभी मैं बात करूंगा उसके भी, डिसइंटीग्रेट करना से एटम बॉम्ब होता है। डिसइंटीग्रेटेड टेक्निक, डिसइंटीग्रेट मतलब फ्यूजन टेक्निक, अलग अलग करना, बिखेरना, टुकड़े करना। और जोड़ने की पद्धति एक तो जोड़ना और एक तो तोड़ना। जोड़ना इज फ्यूजन, तोड़ना इज फीजन। FUSION, FISSION। फ्यूजन इज पुरन, फीजन इज गलन। पुरन गलन नेचर है पुद्गल का। बट जब गलते गलते जब एक माइन्यूट इंडिविजिबल पार्ट रहते उस पार्ट को कहते हैं परमाणु। ध्यान रहे, साइंस जिसे परमाणु कहता है उसे हम परमाणु नहीं कहते। साइंस परमाणु कहता है एटम के नाम से। उसमें जेनियों का ये कहना है, अरे भैया तुम्हारा एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वाला है। प्रोटॉन बीचे बीच रहते हैं, न्यूट्रॉन भी बीचों बीच रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्रे काटते रहते हैं। मतलब जब उनका लोकेशन तय हुआ अंदर बाहर, इसका मतलब वे डिविजिबल है। अब मुंह क्यों टेढ़ा करते रहते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो टेढ़ा क्यों करते हो मुंह बार बार? कोई डिफेक्ट है क्या? जिसे वे एटम कहते हैं वो हमारी निगाह में मॉलिक्यूल है, हमारी निगाह में वो स्कंद है। क्योंकि विज्ञान की अपने अपने पहुंच है, अपनी सोच है, और उनकी पहुंच कभी भी
पैनी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी दृष्टि ही पैनी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा था, चमड़ी की आंखों से देखना छोड़कर ज्ञान के चक्षु से वस्तु को देखने की कोशिश करो, अंतर के चक्षु खोलो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब बहुत जगह चली गई। हम ये कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रेडियस पड़ गया ना आपका। कितने जन समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ डायमीटर पड़ गया है ना। और परमाणु तो वो होना चाहिए जिसका कुछ भी रेडियस ना बने, इतना सूक्ष्म पार्ट चाहिए, अविभाजित, जिसका टुकड़ा ही नहीं हो सके। इतने छोटे प्रदेश में रहना चाहिए कि बस उसको हम कह सके एक प्रदेश में रहता है वो पुद्गल। वह पुद्गल परमाणु कहलाता है। यह जो पुद्गल हमें दृष्टिगोचर है, आंखों से दिखता है, वो यथार्थ पुद्गल नहीं है। वो अनेक परमाणुओं के फ्यूजन से, पूरण से, जुड़ने से बना एक स्कंद है, क्लस्टर है। वो एक जो भी दिखता है आपको आंखों से, ये जो टेबल दिख रहा है, इसको असत कहते हैं दार्शनिक। क्यों असत कहते हैं? क्योंकि ये हमारी भाषा में कैसे समझाएंगे? असत मतलब ये टेबल नहीं है, ऐसा नहीं, बट एक द्रव्य नहीं है, ये कितने ही द्रव्यों को जुड़कर बना है। असंख्यात परमाणुओं के कोएलिशन से, असंख्यात परमाणुओं के बाइंडिंग से ये चौकी खड़ी है। तभी तो इसके हजारों टुकड़े संभव भी है, क्योंकि पूर्ण और गलन इसका नेचर है। जो भी बन सकता है, जो भी बिगड़ सकता है, जो भी नाशवान है, जिसे भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वह सब असत है। सत वो होता है जो शाश्वत होता है। ध्यान रखना, सत का अर्थ यहां पर मैं केवल है ऐसा नहीं कर रहा हूं। बाकी के दार्शनिकों के अर्थ का मैं मंतव्य बता रहा हूं, क्योंकि वैसे तो द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। तो है तो पर्याय भी सत, द्रव्य भी सत, गुण भी सत, पर्याय भी सत, बट पर्याय नाशवान है। इसीलिए साहित्यकार का कहना है जो नाशवान है, शाश्वत ही नहीं, उसको सत क्यों कहना? जो बनता है, बिखरता है, बिगड़ता है, टेबल है, कुर्सी है, आदि आदि, वो सब असत है। असत मतलब एक द्रव्य नहीं है, क्योंकि जो मूल परमाणु उसको ना ही कोई बना सकता है, ना ही कोई बिगाड़ सकता है, ना ही उसका डिफॉर्मेशन संभव है, ना उसका डिकम्पोजिशन संभव है। उस पर कुछ प्रोसेस ही संभव नहीं है। दैट इज जस्ट अनडिस्ट्रॉयबल। उस परमाणु को कुछ भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, तोड़ा नहीं जा सकता, और वो अनादि निधन है वो परमाणु, क्योंकि वो सत है। ये शरीर देख रहे हो आप, बालू का ढेर देखा है आपने? बालू का ढेर, कंस्ट्रक्शन यदि चला होगा किसी के घर, तो उसने जरूर ये देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन होते समय बिल्डिंग के अपने घर के सामने बालू का बहुत बड़ा ढेर होता है। वो बालू का ढेर इज जस्ट लाइक इफ यू विश टू स्कैटर इट, द सैंड पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड हियर एंड देयर। ऐसा होता है? कितने जन समझ रहे हैं मुझे? स्कैटर समझते हो? स्कैटर, यदि बालू के ढेर को आप जरा सा झटका दो तो बालू के सैकड़ों कण सैकड़ों दिशाओं में बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है ना, बिखर जाते हैं। जैसे वे बालू के कण है, अलग 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 अलग, दैट इज नॉट ए सिंगल थिंग, दैट इज अ हीप ऑफ सो मेनी थिंग्स, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी थिंग्स। बट वहां पर समझ में आता है ये बहुत सारी चीजें है। नाउ व्हेन सीमेंटेड, जब उसे सीमेंटेशन किया जाए, एक
दीवार, एक बिल्डिंग खड़ी की जाए तो वो वस्तु एक दिखने लगती है, क्योंकि वो वैसे नहीं बिखरती जैसे रेती बिखरती थी। उसमें एक का भास होने लगता है, क्योंकि जब वो है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है कि एकदम वो कॉम्पैक्ट हो गया, तो एक दिखने लगता है। बट वो इसी बालू से, थोड़ी सीमेंट से, थोड़ी मिट्टी से, थोड़ी चूना से, थोड़ा इससे, थोड़ा उससे, फिर थोड़ा प्लास्टर से और थोड़ा पेंट से वो ऐसी चीज दिखने लग गई एज इफ इट इज वन। ठीक उसी प्रकार शरीर का है बच्चों। शरीर एक बालुओं का ढेर ही है, उस पर एक प्लास्टर काम है, जिसके कारण एकदम चिकनी चुपड़े ऐसा लगता है ये एक हाथ है। बट बिलीव ये एक चीज नहीं है, अनेक परमाणुओं का ये पिंड है। आप कल्पना करिए, कपड़ा लाइए इस हाथ का आकार का और उस कपड़े में रेती भरी है पूरी। मैं आपको कहूँ ये एक चीज है, आप मानेंगे? आप कहेंगे एक बैग में डालिए। अरे वो बैग भी एक नहीं, बैग भी कितने ठेकड़ों से बनी है। ठीक उसी प्रकार ये जो एक हाथ दिखता है वो एक चीज नहीं है, वो अनंतों परमाणुओं का पिंड है। ये एक स्कंद है, स्कंद। उंगली टूट सकती है ना, वो इसीलिए तो टूट ही सकती है। नाखून टूट सकता ही है ना, इसीलिए तो टूट सकता ही है, क्योंकि वो एक वस्तु नहीं है। लेकिन परमाणु टूट नहीं सकता क्योंकि वो एक वस्तु है। अभी आपके कोई प्रश्न होंगे तो those will be entertained। कोई प्रश्न? आप हाथ ऊपर कर रहे थे? नहीं कर रहे थे हाथ ऊपर? अच्छा, आई थॉट आप हाथ ऊपर कर रहे। ओके, आप हाथ ऊपर कर रहे थे? नहीं, आई थॉट आप हाथ ऊपर कर रहे थे। कोई बात नहीं। वन मोर थिंग, पुद्गल को मैंने मैटर कहा था, मैटर याद है बस। बट मैटर के अलावा हमारा पुद्गल कंस्टिट्यूट्स मैटर प्लस एनर्जी। कैसे? थोड़ा मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है आप लोगों ने? बोले थे कितने जन ने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल? आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है? 6th। आप इंग्लिश स्कूल में कौन सी क्लास तक पढ़े? बस 20 थे। आप इंग्लिश स्कूल में कौन सी क्लास तक पढ़े? 6th तक ही पढ़े। ओके। यूरेनियम एक एलिमेंट है, कितने जन जानते हैं? उसका एटॉमिक नंबर 92 है। अभी जब अल्फा, बीटा और गामा रेज का एमिशन होता है, रिलीज होते हैं। मुंह टेढ़ा क्यों कर रहे? कोई प्रॉब्लम है क्या आपके? अच्छा, फिर मेरे आंखों में कमजोरी आई है शायद। मेरी आंखों में कमजोरी है, माफ करना। बोलिए। पर्वत का नाम? कौन से पर्वत? वंशधर पर्वत? यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम पर्वत का नाम नहीं है भैया। हाँ? यूरेनियम एक एलिमेंट का नाम है। आप लोगों को भी नहीं पीरियोडिक टेबल? अभी आपको है 10th में कि 9th में? 10th में। क्या है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक मास नंबर क्या है यूरेनियम का? एटॉमिक मास नंबर क्या है मैंने पूछा? पढ़ा नहीं यार। एक यूरेनियम एक एलिमेंट है बच्चों, उसमें से अल्फा, बीटा, गैमा, ये सुना है रेज होते हैं, किरण होते हैं कुछ। एमिशन होने के बाद इसी में से रेडियम एक एलिमेंट निकलता है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है। इससे क्या साबित हुआ? इससे क्या साबित हुआ? बोलिए। वो स्कंद है, उसमें से अविभाज्य करता है।
इससे ये सिद्ध हुआ, बोलिए, इससे ये सिद्ध हुआ यूरेनियम तो पुद्गल है ही, रेडियम तो पुद्गल है ही, लेकिन यूरेनियम जो पुद्गल रूप परिणमित हुआ रेडियम रूप, तो एटॉमिक नंबर तो उसका घट गया, बाकी का मैटर कहाँ चला गया? उसका एनर्जी रिलीज होती है बहुत सारी, और उस एनर्जी को फिर एटम बॉम्ब वगैरह के प्रयोग में काम में लेते हैं। इसी रेडियम को फिर कन्वर्ट करते हैं लेड में, जिसका एटॉमिक नंबर आई थिंक इट इज 82, उसके साथ भी खूब एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को फिर कहीं यूज करते हैं, मतलब पुद्गल में एनर्जी भी शामिल है। खैर, ये बड़ी बातें लगती हो कॉम्प्लिकेटेड, तो लीव दिस, ये सब परीक्षा का पार्ट नहीं होगा कुछ भी। मैंने आज जो बोला है परीक्षा का पार्ट कुल 5 से 10 मिनट होगा, बाकी सब एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। आपको ना यूरेनियम का फॉर्मूला पूछा जाएगा, आप तो उतना ही लिखो, अस्तित्व वस्तुत्व की परिभाषा, इतना मेरे लिए बहुत बड़ा रहम है। यह सब आपको समझने के लिए है, विज्ञान क्या मानता है और है क्या फैक्ट। अणु कहो, जैसे तत्व और सूत्र में एक सूत्र पड़ा, अणुवास्कंदाश्च, अणु और स्कंद ये पुद्गल के दो भेद है, तो वहां का अणु और परमाणु कोई कहते, वो वन एंड द सेम थिंग है, बट जिसे विज्ञान एटम कहता है वो हमारा एटम नहीं है, क्योंकि हमारा एटम इतना सूक्ष्म है कि वो आंखों से, माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता, वो तो केवल अनुमेय है, अनुमान का विषय है, उसे केवल भगवान देखते हैं, क्योंकि भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वो तो सब कुछ जानते ही है, उनका केवल ज्ञान है इतना, वो आंखों से थोड़ी होता है केवल ज्ञान, उसके द्वारा वे सीधा परमाणु को भी जान सकते हैं। अरे अवधि ज्ञानी भी जान लेते हैं, अभी इसकी बात में नहीं कर रहा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट होगा तो मैं उसे वेलकम करता हूं, नहीं होगा तो मैं 2 बिंदुओं पर फिर बात करना चाहूंगा। बोलिए। तब तो चर्चा चल रही थी किसके? राजा भोज का। राजा भोज को पूछ के बताता हूं, अभी जितना पढ़ा रहे हो उतना ही ध्यान दीजिए। जब राजा भोज के बारे में बताऊंगा तो उनकी पत्नी, बीवी, बच्चे, साला, साली, सास, ससुर, सब, दादा, दादी, सब बताऊंगा, पूरी फैमिली डायग्राम बनाकर, जैसे देशभूषण कुलभूषण में बताया था। आप लोग राजा भोज की खोजबीन थोड़ी करनी आ रही, मैं तो काम निकाल रहा हूं अपना। आज 4 प्रश्न देखे। पुद्गल के 2 भेद है, परमाणु और स्कंद। परमाणु की परिभाषा देखी, पुद्गल का अविभाज्य अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, इंडिविजिबल पार्ट। ऐसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं, और अनेक परमाणुओं के बंध से बनी चीज को स्कंद कहते हैं। फिर एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है, फिर बंध किसे कहते? बंध इज बॉन्ड, इट्स बॉन्डेज। बंध किसे कहना? अनेक वस्तुओं में एक वस्तु का ज्ञान, अनेक वस्तु में एक वस्तु का व्यवहार होता है। जैसे ये, इसमें कितने वस्तु का व्यवहार होता है? वहां से हमने कहा एक जन आ रहा है, कोई वहां से, हमने क्या कहा? एक जन आ रहा है, जबकि एक जन नहीं आ रहा है, जीव भी आ रहा है, शरीर भी आ रहा है, शरीर के इतने सारे परमाणुओं को लेकर आ रहा है, बट वो इतना कॉम्पैक्ट है। अनेक वस्तुएं ऐसे संबंध विशेष से जुड़ी है जिससे वो एक ही भाषित होते हैं, उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। और ये भी एक क्षेत्रों का संबंध जो हमने कहा, वो भी बंध ही एक प्रकार का संबंध है, जिसके कारण एक लगता है। शरीर और जीव लगने को कैसा लगता है? एक। क्यों? क्योंकि इसका बंध है,
बंध मतलब ऐसा कुछ संबंध विशेष जिसमें अनेक वस्तुएं होने पर भी एक पने का ज्ञान और व्यवहार होता है। बोलिए। बंध एक क्षेत्र होगा जैसा लगता है कि एक क्षेत्र होगा। एक क्षेत्रों का संबंध है, वो भी बंध ही तो है। और कई प्रकार के संबंध है, लेकिन स्पेशली एक क्षेत्रों का संबंध है जीव और शरीर। वो लगते समय क्या लगता है, एक जन है। बहुत कहना पड़ता है भैया इसमें जानने वाला अलग है, पूरन गलन वाला अलग है, तो ख्याल में आते दो है। लेकिन ज्ञान कैसा होता है, एक पने का। वो क्यों हो रहा है, एक पर्टिकुलर बंध के कारण। बंध मतलब एक बॉन्ड के कारण। बॉन्ड मतलब अनेक वस्तु होने पर भी एक वस्तु पने का ज्ञान होना। 4 प्रश्न आज मैंने कंप्लीट किए हैं। वैसे कुछ प्रश्न अपने बचे थे, उस प्रश्न को मैं फिर से फाइल पर ले लेता हूं। सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा के बात चली थी। चलो ये इसे मैं कल कंटिन्यू करूंगा, अभी कुछ प्रश्न भी हो जाए। अभी के लिए होल्ड करके कल कंटिन्यू करूंगा। ओम नमः।